तो 10 का दाम को लेकर मेगा कवरेज न्यूज स्टेट की लगातार जारी है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी और रुक करेंगे बड़ी खबर का। यूपी उपचुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, अखिलेश यादव का पीडीए फर्जी है, समाजवादी पार्टी की असलियत सामने आई, समाजवादी पार्टी बनने जा रही समाजवादी पार्टी। तो यूपी उपचुनाव में बीजेपी गठबंधन 6 सीटों पर आगे है। इस बीच केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से यह बड़ा बयान दिया गया है। तो अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले पर उन्होंने तंज कसा है, अखिलेश यादव का पीडीए फर्जी है, समाजवादी पार्टी की असलियत सबके सामने आ गई है और इसी के साथ समाजवादी पार्टी बनने जा रही है समाजवादी पार्टी। तो जिस तरह से बीजेपी लगातार इस उपचुनाव की मतगणना के दौरान 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, उसको लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से अखिलेश यादव पर यह बड़ा निशाना साधा गया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। उपचुनाव मैंने कहा श्री अखिलेश यादव जी का जो पीडीए है वो फर्जी है, परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है, उनकी असलियत जनता के सामने आ गई। लोकसभा के चुनाव में जो उन्होंने झूठ बोला, धोखा दिया, फरेब किया, अब वह उनका फरेब चलने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने वाली है। वो पीडीए के नाम पे राजनीति करते हैं, लेकिन एक दलित की बेटी की हत्यारा करने वाला हत्यारा उनके साथ बैठता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए सपा जैसी पार्टी की राजनीति के अंत का संकेत है 2024 का या विधानसभा उपचुनाव। और अब झारखंड से बड़ी खबर है, जहां रुझानों में कांग्रेस गठबंधन को बहुमत। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड में कांग्रेस गठबंधन 50 सीटों पर आगे। तो झारखंड में एनडीए 29 सीटों पर सिमटते हुए, बता दें कि झारखंड में अन्य 2 सीट पर आगे यहां पर चल रहे हैं। तो झारखंड में सभी 81 सीटों के रुझान जो है वो सामने आ रहे हैं। रुझानों में कांग्रेस गठबंधन को बहुमत मिलते नजर आ रहा है। तो झामुमो की गठबंधन ने बहुमत हासिल किया है, रुझानों में 50 सीटों पर आगे। तो झारखंड में कांग्रेस गठबंधन 50 सीटों पर आगे चल रहा है। झारखंड में एनडीए 29 सीटों पर आगे है और झारखंड में अन्यों की बात करें तो वो भी 2 सीट पर आगे चल रहे हैं। तो झारखंड में सभी 81 सीटों के रुझान धीरे धीरे साफ होते हुए और रुझानों में झामुमो गठबंधन ने बहुमत हासिल किया है। तो हेमंत कैबिनेट के 4 मंत्री हालांकि पीछे यहां पर चलते हुए, तो झारखंड की 81 सीटों पर वोटों की गिनती लगातार जारी है। और चलिए इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, यूपी हो, उत्तराखंड हो, सभी के वोटों की गिनती यहां पर की जा रही है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आज शाम 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंच सकते हैं। तमाम कार्यकर्ताओं को यहां पर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। तो आज शाम 7 बजे बीजेपी मुख्यालय आ सकते हैं पीएम मोदी, बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं पीएम मोदी। तो एक तरफ 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती, जो कि महाराष्ट्र और झारखंड की हम बात करें, और दूसरी तरफ बता दें कि अलग अलग राज्यों की लगभग 15 राज्यों की 48 विधानसभा सीटें हैं, जिन पर सुबह 8 बजे से उनकी वोटों की गिनती चालू हो चुकी है। और इस बीच आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंच सकते हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। लेकिन बीजेपी यहां पर अपनी जीत को एक तरफ जहां लेकर आश्वस्त नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो रुझान सामने आ रहे हैं वो यहाँ तस्वीर बदलती जा रही है, मिनट दर मिनट यहाँ पर रुझानों की तस्वीर बदलती जा रही है। लेकिन बीजेपी की ओर से अपनी तैयारी भी यहाँ पर पूरे तरीके से की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 7 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए इस बीच पीएम मोदी मुख्यालय यहां पर पहुंच सकते हैं, जहां पर वो कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं। लगातार बड़ी खबरों से भी आपको रूबरू करा रहे हैं और लगातार उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर भी मतगणना जारी है। दूसरी तरफ उत्तराखंड की 1 सीट पर मतगणना यहां पर जारी है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह जी जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और साथ ही साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और सबसे पहले धर्मेंद्र सिंह जी, मैं आप ही का रुख कर लेती हूं, क्योंकि जब नतीजे आने थे उससे पहले ही आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा था कि जो है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है, धांधली के आरोप लगाए जा रहे थे, ये भी कहा जा रहा था कि वोट जो है डालने से रोका गया है। अब ऐसे में जो रुझान सामने आ रहे हैं, उन रुझानों को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या ये तमाम चीजें ही उसका आधार है? देखिए, पूरे प्रदेश में या पूरे देश में देखा कि जिस तरह से निर्वाचन आयोग हो, सरकारें हो, लगातार प्रयास करती हैं कि अधिक से अधिक चुनाव मतदान प्रतिशत बढ़े और लोकतंत्र में सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो। लेकिन ये ऐतिहासिक रहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार, उनकी मशीनरी
लगातार उत्तर प्रदेश में विशेष क्षेत्रों में जाकर के मत रोकने का प्रयास किया, जिससे सैकड़ों वीडियो, इतिहास में इतने वीडियो निर्वाचन आयोग को नहीं मिले और उसके बाद भी निर्वाचन आयोग निर्वाचन निरस्त करने से कतराता रहा। और ये पहले से तय था, जब आप मत डालने ही नहीं दोगे अपने ऐच्छिक तरीके से, अपने मशीनरी से मत डलवा करके, तो उसमें सिर्फ निर्वाचन की गिनती की तो एक प्रक्रिया मात्र है, एक आप डेमो कर रहे हैं कि गिनती करना। सच ये पूरे प्रदेश ने देखा और रियल बात है। उसके बाद भी महान जनता उत्तर प्रदेश से निकल करके जो वोट डाली, जिसका परिणाम है, परिणाम अल्टीमेटली तो जनता ने हमें जिताया ही था। अब ये गिनती के बाद लास्ट जो परिणाम होगा उसका स्वागत करेंगे, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में न भूतो न भविष्यत हुआ, ये किसी भी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। चलिए ठीक है। आनंद दुबे जी, अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा। दरअसल देखिए, यहाँ पर एक के बाद एक रुझान सामने आ रहे हैं, लेकिन मिनट दर मिनट रुझानों की तस्वीर बदलती जा रही है। महाराष्ट्र में आप सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर नजर आ रहे हैं, महायुति अच्छा खासा वहां पर बहुमत बढ़ाते हुए आगे चली, लेकिन झारखंड में क्या हो गया सर? झारखंड में अचानक से रुझान उलट कैसे साबित हो रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से झारखंड में जो रुझान अभी दिख रहे हैं वो हमारी उम्मीदों के अनुरूप नहीं, लेकिन फिर भी शाम तक नतीजों के पूरे आने तक का इंतजार करना चाहिए और हमें उम्मीद है कि झारखंड में भी बदलाव होगा। जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है और हमें इंतजार करना चाहिए। अब बात रही उत्तर प्रदेश, जो अभी धर्मेंद्र जी कह रहे थे, इन्होंने बड़े बड़े आरोप लगाए। कल तक ये लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, दावे कर रहे थे। अब जब रुझान देख रहे हैं तो दूसरे तरह की बातें कर रहे हैं। मुझे दुष्यंत कुमार का एक शेर याद आ गया कि कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, और वो सलीबों के करीब आए तो हमको कायदे कानून सिखलाने लगे। ये वो लोग हैं जो एक दलित बेटी की हत्या सिर्फ इसलिए कर देते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देती। ये वो लोग हैं जो पुलिस पर पथराव करवाते हैं, वोटिंग न हो, अराजकता हो, हिंसा हो, चुनाव को बाधित किया जाए, ऐसे प्रयास करते हैं। ये आरोप तो धर्मेंद्र सिंह जी आप पर भी लगा रहे हैं, समाजवादी पार्टी बीजेपी पर लगा रही है कि धांधली हुई है। आप मुझसे पूछ रही हैं या धर्मेंद्र जी से? नहीं, मैं आप ही से पूछ रही हूँ आनंद जी। आप मैं लोगों पर भी यही आरोप लगाए जा रहे हैं। और देखिए, अब जिस तो तरह से 7 सीटों पर उत्तर प्रदेश में बढ़त बनाते हुए बीजेपी और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी दिखाई पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं जो आरोप नतीजों से पहले लग रहे थे आनंद जी, अब वो पुख्ता होते दिखाई पड़ेंगे। क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात है, समाजवादी पार्टी का एक नारा है कि हम जीते तो क्रांति और भाजपा जीते तो भ्रांति। माने ये जीत जाए तो इसको क्रांति मान लेते हैं, हम जीत जाएं तो उसके लिए भ्रांति फैलाने की कोशिश करते हैं। अब एक चीज समझिए आप, 2017 के बाद अखिलेश यादव जी ने एक स्क्रिप्ट तैयार करवाई आरोपों की, उसको हर चुनाव में वोटिंग के दौरान निकाल लेते हैं, वोटिंग के बाद जब नतीजे आने होते हैं उसके पहले निकालते हैं, उसको पढ़ते हैं, आरोप लगाते हैं और फिर ब्रीफकेस में ले जाके रख देते हैं, अगले चुनाव का इंतजार करते हैं। अभी मैं आगे के भी आरोप आपको बताऊंगा। शाम होते होते बिल्कुल, चूंकि देखिए, जब वोट डलने शुरू होते हैं, काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होती है, तो सभी पार्टियां अपने अपने लिहाज से यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर देती है। लेकिन लौटेंगे आप सभी लोगों के पास, बने रहिए। इस बीच एक बड़ी खबर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती से जुड़ी हुई आपको बता दें, जहां सियासी हलचल अब महाराष्ट्र में तेज हो चुकी है। देवेंद्र फडणवीस के घर पहुंचे महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष। बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी का सीएम होगा, देवेंद्र फडणवीस सीएम होंगे। तो देखिए, यहाँ पर महायुति रुझानों में आगे चल रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर बीजेपी मुख्यालय शाम को 7 बजे पहुंचेंगे, तो दूसरी तरफ बता दें कि महाराष्ट्र में अब सीएम फेस को भी लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। चूंकि बीते दिन ही हमने खबरें देखी थी कि सत्ता पक्ष की ओर से चाहे हेलीकॉप्टर हो या होटल हो, सभी को बुकिंग करने की प्रक्रिया उसकी शुरू हो चुकी थी। तो महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज है। देवेंद्र फडणवीस के घर पहुंचे महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष और इस दौरान सीएम फेस को लेकर यहाँ पर बात की गई है। महाराष्ट्र में बीजेपी का सीएम होगा, प्रवीण देरकर का कहना है। और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस सीएम होंगे। और चलिए सीधा अपने मेहमानों का रुख करेंगे। सुधा मिश्रा, आपका रुख करते हुए, यहाँ पर बीजेपी महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाने को लेकर पूरे तरीके से आश्वस्त दिख रही है। कल तक होटल और हेलीकॉप्टर की बुकिंग हुई थी और यहाँ तो आप सीएम फेस का भी नाम ऐलान कर रहे हैं वो लोग। सुधा जी,
जी प्रीति जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, आप अपनी बात शुरू कीजिए। जी, जो चुनाव के नतीजे दिख रहे हैं अभी हम इंतजार करेंगे। और जाहिर सी बात है, महाराष्ट्र में आपने देखा ही तावड़े की को और बहुत सी चीजें हमने देखी है, लेकिन अब देखते हैं कर रहे हैं, खुद का कर रहे हैं, सीएम बना रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं। सुधा जी, तावड़े जी आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही, उसको ठीक कराती हूँ, मैं लौटती हूँ आपके पास। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र चुनाव के साथ साथ चाहे यूपी की 9 विधानसभा सीटें हो, उत्तराखंड की 1 विधानसभा सीट हो, या फिर इसके अलावा झारखंड की 81 विधानसभा सीट, सभी पर न्यूज स्टेट की नजर लगातार बनी हुई है। सहयोगी आशिमा भी आपको स्टूडियो से एक एक पल पल की जानकारी आपको दे रही है, और तमाम हमारे जो टीम है वो भी यहाँ ग्राउंड जीरो पर सुबह से पल पल की अपडेट हमारे साथ साझा करें। अवनीश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अवनीश, अभी क्या तस्वीर यहाँ पर कहती हुई नजर आ रही है, किस तरीके की हलचल नजर आ रही है? चाहे महाराष्ट्र को ले ले, झारखंड को ले ले, अपने अपने जीत के दावे यहाँ पर किए जा रहे, सीएम फेस को लेकर बात कही जा रही है। यूपी में फिलहाल अभी क्या हाल है? हाँ बिल्कुल, देखिए आपको मैं बता दूं, मैनपुरी की जो करहल विधानसभा है उस पर काउंटिंग लगातार जारी है। 11वें राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव 17,557 वोटों से आगे चल रहे हैं, तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी अनुजेश यादव काफी पीछे हैं। लगातार काउंटिंग की यहाँ प्रक्रिया जो है 14 टेबल पर काउंटिंग की जा रही है, ईवीएम लगातार खोली जा रही है और तेज प्रताप यादव लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी का गढ़ जो करहल कहा जाता था, इसीलिए गढ़ नहीं कहा जाता क्योंकि यही एक वजह है, क्योंकि यहाँ से समाजवादी पार्टी का लंबे समय से कब्जा रहा है, और यही आज देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी तेज प्रताप यादव भी इस बार बढ़त में आगे देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, यादव बनाम यादव मुकाबला यहाँ पर अवनीश देखा जा रहा था। मेहमान भी लगातार हमारे साथ खास जुड़े हुए हैं। आनंद जी, एक बार फिर से आप ही का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि बेशक उत्तर प्रदेश की इन 9 विधानसभा सीटों पर 7 पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, लेकिन करहल में जो आप लोगों की स्ट्रैटेजी थी, यादव बनाम यादव, या जो है एक ही परिवार के 2 सदस्यों को जो है आमने सामने लाकर खड़ा करना, वो अभी जिस तरह के रुझान सामने है उसमें काम होते हुए, करते हुए, असर दिखाते हुए नजर नहीं आ रहा है। देखिए, अभी एक एक विधानसभा में कहीं 25 राउंड, कहीं 30 राउंड, कहीं 35 राउंड, इस तरह की काउंटिंग चलती है, और अभी ज्यादातर जगह कहीं 8, कहीं 10, कहीं 11 इस तरह से काउंटिंग चल रही है। तो बहुत जल्द किसी नतीजे पे पहुंचना ये मुनासिब नहीं होगा। लेकिन आप देखिए, करहल में जिस तरह से समाजवादी पार्टी कह रही थी कि बहुत बड़ा गढ़ है हमारा, वहां तो कोई लड़ाई ही नहीं है, वहां उनको नाको चने चबाने पड़ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जब शाम तक नतीजे आएंगे तो हो सकता है बहुत चौंकाने वाले नतीजे हों। अखिलेश यादव जी को इस पर बयान देना भी भारी पड़ जाए, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा कि जब तक फाइनल नतीजे ना आ जाए। अभी तो रुझान है, और जो भी नतीजे आएंगे हम उसका स्वागत करेंगे। हम समाजवादी पार्टी की तरफ आरोपों धर्मेंद्र की जी बात नहीं करेंगे। ठीक है, धर्मेंद्र जी से जवाब ले देती हूँ। धर्मेंद्र जी, क्या वाकई करहल सीट अगर किसी फौज में है, किसी भी बल में है, सशस्त्र बल में है, इसके लिए वो कार्य करता है अपने नाम के लिए, और जिस बल के साथ नमक की बात है वो लॉयल्टी की बात है, और उसका निशान विश्व का सबसे बड़ा। तो देखिए, यूपी उपचुनाव का फाइनल डे है, प्रशासन भी पूरी तरीके से अपना मोर्चा संभाले नजर आ रहा है। तो दूसरी तरफ रुझान भी सामने आ रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर 7 पर बीजेपी बढ़त बनाते हुए, 2 पर अखिलेश यादव जो हैं, उनकी समाजवादी पार्टी जो है बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र जी, मैं आऊंगी एक सवाल के साथ, लेकिन उससे पहले मैं सुधा जी का यहाँ पर रुक कर लेती हूँ। सुधा जी, जो अभी हालात हम देखें, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, झारखंड की बात हो, हालांकि और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में, हालांकि वहां पर तो आपने सीधे तौर पर समर्थन अपनी सहयोगी पार्टी को दे दिया, क्या दिखाई पड़ रहा है उत्तर प्रदेश और ये तमाम जो स्थिति हम देख पा रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र हो या झारखंड? सुधा जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो लगता है उन तक आवाज नहीं है।
तो देखिए लगातार हमारे मेहमान जो है वो जुड़े हुए हैं। आनंद जी, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहेंगे, क्योंकि आपने कहा कि नाको चने चबाने पड़ रहे हैं, लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जहां पर हमने देखा कि शुरुआत में बीजेपी बढ़त बनाते नजर आई, लेकिन फिर समाजवादी पार्टी आगे हो गई। हालांकि अभी ये रुझान है, जैसा कि आपने भी कहा कि नतीजों का इंतजार अभी करना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो फिलहाल अभी देख पा रहे हैं नतीजे, जो रुझान है वो आपके पक्ष में आते हुए, तो क्या माना जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कटेंगे बटेंगे का जो नारा है वो यहाँ पर प्रभाव डालते हुए लोगों पर, क्योंकि कई सीटों पे तो 3-3 बार मुख्यमंत्री की तरफ से प्रचार प्रसार यहाँ पर किया गया, हुंकार भरी गई। निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ जी का जो चेहरा है वो उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में भी विश्वसनीयता का एक प्रतीक है। लोग विश्वास करते, लोग उनकी जो डिटर्मिनेशन है उस पर विश्वास करते। जिस तरह का सुशासन उन्होंने उत्तर प्रदेश में दिया है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में निवेश का माहौल तैयार किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश को मिलता है, ऐसे में उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ जी की बातों पर भरोसा करती है, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता जब उपचुनाव में वोट देने निकली, अगर कोई माँ बहन बेटी निकली तो उसने ये देखा कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का माहौल है, हमें उज्ज्वला गैस का कनेक्शन मिला है, हमें शौचालय मिला है, हमें आवास मिला है। कोई बुजुर्ग अगर निकला है तो उसने देखा है कि किसी ने हमारे अगर स्वास्थ्य की चिंता की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है, मोदी जी योगी जी ने की है, उनको आयुष्मान का कार्ड दिया है, जनधन का अकाउंट मिला है। इसके अलावा अगर युवा निकला है तो उसने देखा है कि कौन सी सरकार है जिसने बिना भेदभाव के उत्तर प्रदेश में 7 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी हैं, और कहीं 1 रुपए का न घूस चला है न कहीं भाई भतीजावाद चला है। और पिछली सरकारों में बिल्कुल भाई भतीजावाद की बात हो गई है, तो एक बार फिर से धर्मेंद्र जी मैं आप ही का रुख कर लेती हूँ। आनंद जी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि करहल में जो रुझान यहाँ पर सामने आ रहे हैं बेशक का कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पक्ष में हो, लेकिन जो कहा जा रहा था कि एक तरफा यहाँ पर माहौल है, इसमें कोई टक्कर नहीं है, नाको चने चबाने पड़ रहे हैं करहल सीट पर भी आप लोगों को, और साथ ही साथ भाई भतीजावाद की बात भी की आनंद जी ने। देखिए, आनंद जी को झूठ से फुर्सत ही कहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। करहल में इन्होंने क्या नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया, और आपके ही संवाददाता ने भी बताया 17,000 से अधिक वोटों से समाजवादी पार्टी आगे है। और उत्तर प्रदेश की इतनी ज्यादा इनकी प्रशासनिक बदमाशी के बाद, मत रोकने के बाद भी उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको आईना दिखाने का काम किया है। और 4 सीटें सीसामऊ, करहल और कटेरी से समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, और फूलपुर की सीट पर बहुत मामूली अंतर। और कुंदर की सीट पे क्या हुआ? हो जाएगा। कुंदर की सीट पे क्या हुआ धर्मेंद्र जी? उधर की सीट पर जिस तरह से इन्होंने वोटों को रोका, सबने देखा पूरे प्रदेश में। वो तो आप सीसामऊ में भी कह रहे थे इनको। हाँ नहीं, ठीक है, बिल्कुल सीसामऊ में भी इन्होंने किया, वही तो मैं कह रहा हूँ। उसके बाद भी उत्तर प्रदेश की महान जनता समाजवादी पार्टी को आगे रखी है। वहाँ करहल हो, चाहे सीसामऊ हो, चाहे कटेरी हो, 3 सीटों पर लगातार आप ही दिखा रहे हैं हम आगे चल रहे हैं। 4थी सीट जो फूलपुर की है उस पर भी बहुत मामूली अंतर से 19-20 चल रहा है। लेकिन उससे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी को अपने कामों पर भरोसा होता तो बटेंगे, कटेंगे, थानेदार को पिस्टल निकाल करके वोटों को दौड़ाना पड़ता। निर्वाचन आयोग लगातार कह रहा था जुड़ेंगे जीतेंगे, तो आपने भी नारा दिया था पुलिस को। तो क्या आप उस तरीके से जनता के बीच नहीं पहुंचा पाए अपना नारा? नहीं, मेरा क्या, जनता के बीच तो हमारे जनता ने तुम्हें जिताया, ये जो मत मिल रहा है हमको भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन ने वोट नहीं दिया है। जिस तरह से प्रशासनिक मशीनरी का इन्होंने दुरुपयोग किया, मैं वही तो कह रहा हूँ। इनको कुछ वीडियो दिखा दो ना, आपके दिखा दे आप, ना हो तो मैं आपके पास भेज दूं इन्होंने क्या किया। ये जिस तरह लेकिन इस वक्त एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दे। आप बने रहिए, आपके पास लौटेंगे, आपकी बात भी पूरी होने देंगे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें यूपी उपचुनाव से जुड़ी हुई, जहां काउंटिंग लगातार जारी है। खैर से बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। सुरेंद्र दिलेर 12,374 वोटों से आगे चल रहे हैं। सीसामऊ से एसपी प्रत्याशी नसीम सोलंकी आगे चल रही है, जो कि 27,469 वोट से आगे चल रही है। कटेरी से एसपी प्रत्याशी शोभावती वर्मा आगे चल रही है, जो कि 2,910 वोट से आगे चल रही है। करहल से तेज प्रताप 17,557 वोटों से आगे हैं, जबकि कुंदरकी से बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। रामवीर सिंह 24,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो एक एक सीट का ये आंकड़ा है, आपके सामने है कि कौन सी सीट से कौन से प्रत्याशी कितने यहाँ पर
लगातार आगे चल रहे। सुधा जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुकी है। सुधा जी, आपका रुख करते हुए, आप लोगों ने भी बड़ी दावेदारी यहाँ पर पेश की थी कि हमें 4 से 5 सीट तो चाहिए, लेकिन आखिर में जाके आपके हाथ खाली ही रहे। आप लोगों ने ये भी कहा कि चलिए हम सीट हमें नहीं मिली, लेकिन हम समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार जरूर करेंगे। लेकिन जमीन पे ऐसा क्यों हुआ कि कांग्रेस का कोई यहाँ पर नेता नजर ही नहीं आया? क्या वायनाड से फुर्सत नहीं मिली क्या लोगों को? जी बोलिए। कहते हैं ना कि जब चीजें आपके फेवर में ना हो तो सारी बातें जो बहुत अच्छी लगती हैं वो प्रश्न बन जाती हैं। हमारे लिए जितना जरूरी वायनाड है, हमारे लिए उतना ही जरूरी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव भी है। और हमने गठबंधन के साथ लड़ते हुए उन चीजों पे अपने गठबंधन का भरोसा किया है और हम आज भी वही कह रहे हैं। आप भी जानते हैं कि लगातार हमारे चाहे सचिव हो, हमारे चाहे संगठन के महासचिव जी हो, चाहे अध्यक्ष जी हो, सबने इसी बात को बार बार दोहराया कि हम गठबंधन पे अपने सभी जो हमारे वोट है वो गठबंधन के लिए है। तो ये प्रश्न खड़ा कर देना, अभी आपको बढ़त दिखेगी तो आप कहेंगे कि नहीं बिल्कुल काम कर गया, अभी बढ़त नहीं दिख रही है तो आप करेंगे नहीं काम नहीं किया। तो ये सारे प्रश्न ना हार जीत पे डिपेंड करते हैं और हमेशा ये प्रश्न की जो डिपेंड करते हैं और ये सवाल उस पे भी डिपेंड करते हैं जब आप उन सीटों को लेकर खास तौर पर दावेदारी करें। ठीक है, कांग्रेस की ओर से हालांकि इतना ज्यादा एक्टिवनेस नहीं दिखा, लेकिन ये भी बात तो सही है ना सुधा जी, कब तक नकारेंगे आप इस बात को कि समाजवादी पार्टी ने लास्ट में क्लियर कर दिया था कि हम ही 9 सीट पर लड़ेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव के आंकड़े से जोड़कर इसे साफ तौर पर देखा गया था और इसमें कोई दो राय नहीं है कि समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी मुख्य विपक्षी पार्टी बनकर यहाँ पर उभरी थी यूपी में। बिल्कुल, इसमें फर्क क्या पड़ता है? जब गठबंधन में हमें दिक्कत नहीं है तो बाकियों को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाई गठबंधन में उपचुनाव के चुनाव में सपा को लड़ना, सपा लड़ रही है, गठबंधन के लोग साथ में हैं, तो इसमें प्रश्न खड़ा करने का उचित तो हमारा मसला है कि हम नहीं लड़ रहे हैं। कि आप लोग प्रचार प्रसार में नहीं दिखे, क्योंकि ये बात भी सामने आई थी कि ठीक है क्लियर हो गया है, समाजवादी पार्टी 9 की 9 सीटों पर अपनी ही प्रत्याशी जो है वो खड़े करते नजर आएगी, क्योंकि बड़ा दिल जो है हरियाणा में अखिलेश यादव ने दिखाया था कांग्रेस के लिए, कांग्रेस ने यहाँ बड़ा दिल दिखा दिया। लेकिन उसके साथ साथ प्रचार प्रसार भी तो आपकी तरफ से होना चाहिए था, जैसे कि अखिलेश यादव की तरफ से भी देखा गया था। तो यहाँ पर ये क्यों नहीं? ये प्रश्न इसलिए है सुधा जी आप लोगों से क्योंकि साथ की बात करते हैं फिर साथ नहीं दिखते हैं, फिर दो बातें आती है, आप कुछ कहते हैं, समाजवादी पार्टी कुछ कहती है। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए उस बात का प्रश्न। जितने उपचुनाव में मतदान करने वाले हैं जो ठीक है सुधा जी, मैं माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, आपकी बात में आगे इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। यहाँ पर बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, लेकिन इस बीच लगातार न्यूज स्टेट की ये मेगा कवरेज जारी रहेगी। खास मेहमान भी लगातार हमारे साथ बढ़े रहेंगे।